ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, यानी पहला बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसी का तीसरा चैप्टर जनसंख्या संगठन का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट रूप से नहीं पढ़े हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर एक चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, या फिर जनसंख्या संगठन को परिभाषित करें, या फिर जनसंख्या संगठन के बारे में लिखें। मतलब घुमा फिरा के जनसंख्या संगठन के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जनसंख्या संगठन जो है वो जनसंख्या को किसी भी बेस पर बांट करके उसकी विशेषता के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। चाहे वो बेस लिंग हो या फिर निवास हो या फिर क्या कहता है शिक्षा हो, कोई भी बेस हो, यानी जनसंख्या को उसकी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए, यानी जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए उसका वर्गीकरण करना, किसी भी चीज को बेस मानकर, उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या संगठन बोलते हैं। ठीक है, यानी आपको परिभाषा इस प्रकार लिखना है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को दर्शाती है जिनकी माप की जा सके। ठीक है, यानी जिनको हम लोग माप सकते हैं कि जनसंख्या कितना शिक्षित है, कितना नहीं है, कितना मतलब अशिक्षित है, इसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, शिक्षा के आधार पर। तो यही क्या है, जनसंख्या संगठन है। ठीक है, जनसंख्या को लिंग, निवास स्थान, आयु, शिक्षा, जाति आदि के आधार पर वर्गीकृत कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है ये सिंपल सी ये है कि जनसंख्या के बारे में आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है। किसी भी चीज को आप बेस मान लीजिए, आयु को मान लीजिए, आयु को अगर बेस मानेंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ वर्ग निकलेगा। 0 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे। ठीक है, 15 से 60 वर्ष की मतलब कुछ लोग होंगे, यंग लोग होंगे। 60 से प्लस लोग जो 60 से प्लस जिसकी आयु होगी उसकी वो जो होंगे वृद्ध लोग होंगे। तो यहाँ भी उनकी विशेषताओं के बारे में आपको पता चलता है। ठीक है, तो यानी जनसंख्या को किसी भी बेस पर बांट कर उसकी विशेषताओं के बारे में जानना, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तभी आपका वहाँ जो है मतलब कंडीशन पूरा हो पाएगा, क्योंकि आपको वहाँ कंडीशन दे दिया जाएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन का शब्द आंसर, जो क्वेश्चन है उसका आंसर इतना से इतना शब्दों में दें। मतलब 250 से लगभग 300, यानी 200 से लगभग 250, या फिर मतलब वह शब्द जो है वह आपको कंडीशन बता दिया जाता है कि कितना शब्द में आपको आंसर देना है, कौन सा क्वेश्चन का कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन जो है कितना शब्दों में आंसर देना है, ये सारा चीज आपको वहाँ हेडलाइन में बता दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जनसंख्या संगठन से प्राप्त जानकारी विकास की परियोजनाओं को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। किसी देश की भावी विकास की योजना को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी हम लोगों ने पढ़ा था जनसंख्या संगठन से प्राप्त जानकारी विकास की परियोजना को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। कैसे, यहाँ पता चले हम लोगों को क्या पता चला, जनसंख्या संगठन क्या है, शिक्षा के आधार पर हम लोग क्या किए या फिर सरकार क्या किया, जनसंख्या का अध्ययन किया, उसकी विशेषता के बारे में जाना। पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो हैं 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो अशिक्षित है। ठीक है, तो अब वहाँ सरकार परियोजना यानी प्रोजेक्ट ला रही है, वहाँ एक तरह से विकास करने के लिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए वहाँ योजना ला रही है, वहाँ योजना को सुनिश्चित कर रही है कि अब स्कूल खोला जाएगा, वहाँ इतने शिक्षक होंगे, कितने स्कूल खोले जाएंगे, कितने मध्य विद्यालय खोले जाएंगे, कितने उच्च विद्यालय खोले जाएंगे, ये सारा चीज जो होता है सुनिश्चित करता है। तो मतलब वही बात कि जनसंख्या संगठन से प्राप्त जो भी डेटा होता है उसको मतलब यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है विकास की परियोजना को सुनिश्चित करने में, विकास की परियोजना जो भी है उसको डायरेक्शन देने में, उसको दिशा देने में। ठीक है, किसी देश के भावी विकास की योजना को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, आने वाले जो भी विकास है, जो भी परियोजना है उसको भी फिक्स करने में जनसंख्या संगठन जो है काफी ज्यादा योगदान देती है। ठीक है, ये क्या है आपका जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन पूछा जाएगा तो इस प्रकार आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आयु संरचना का क्या महत्व है। ठीक है, यानी आयु संरचना जो है उससे आप क्या समझते हैं। तो आयु संरचना आयु वर्गों के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत कर प्रदर्शित करता है। यानी आयु संरचना एक ऐसा मतलब संरचना है जिसमें जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में, कौन सा वर्गों में, उसके आयु वर्गों में
प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आयु संरचना बोलते हैं। यह आयु संरचना अलग अलग आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आयु संरचना जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। यानी आयु संरचना सिंपल सी बात है, जनसंख्या को आयु के बेस पर यानी वर्गीकरण करके, यानी 0 से 14, ठीक है, यहाँ वर्गीकरण करके बांटा गया है। तो आयु संरचना में टोटल कितने वर्ग आते हैं, 3 वर्ग आते हैं, ठीक है। यानी आयु संरचना में टोटल 3 वर्ग आते हैं। पहला जो वर्ग है वो क्या है, 0 से 14 वर्ष, ठीक है। आयु संरचना किसको कहते हैं उसको पहले आप डिफाइन कर दिए। आयु संरचना यानी आयु के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है, आयु संरचना कहलाता है, ठीक है। पहला देखिए, पहला जो वर्ग है वो क्या है, 0 से 14 वर्ष। तो इस आयु वर्ग में जनसंख्या अधिक हो तो आश्रित जनसंख्या यानी बच्चे का आकार बढ़ जाता है, बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, बच्चों की जनसंख्या बढ़ जाती है। 0 से 14 वर्ष के अंदर कौन आएगा, बच्चा ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी संख्या अगर बढ़ेगी, इसकी जनसंख्या अधिक हो तो आश्रित जनसंख्या यानी बच्चों का आकार जो है, उनका जो जनसंख्या का आकार है वो क्या आ जाता है, बढ़ जाता है। यह आश्रित का मतलब क्या होता है कि दूसरे पर डिपेंड रहना, ठीक है, दूसरे पर निर्भर रहना। तो ये जो बच्चे हैं, बच्चे दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो कमाते तो नहीं है, वो कोई तो काम नहीं करते हैं। बच्चों जो किस पर निर्भर रहते हैं, अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। तो वो क्या है, एक आश्रित जनसंख्या, ठीक है। आर्थिक विकास धीमी होती है, इस वर्ग को बाल वर्ग कहते हैं, ठीक है। बच्चों की जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो वहाँ क्या होगा कि आर्थिक विकास थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे काम नहीं कर पाएंगे। आर्थिक विकास के अर्थव्यवस्था में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, वो अपने से आय का अर्जन नहीं कर पाएंगे, वो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, आर्थिक विकास धीमी हो जाएगी। आपको नोट ये भी बनाना है कि आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत जो है वृद्ध लोग भी आते हैं, यानी जो वृद्ध लोग होते हैं 60 प्लस जिनकी उम्र हो चुकी है, वो भी लोग आते हैं आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत, क्योंकि वो लोग भी दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी मतलब कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा जो वर्ग है वो क्या है, 15 से 59 वर्ष, ठीक है। तो इस आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या कहने का मतलब ये हुआ वह जनसंख्या जो कार्य करता है, वह जनसंख्या जो कार्य में संलग्न है, कार्य करके अपना आय का अर्जन करता है, अपना खर्च अपना से निकालता है, अपने कार्य को संपादित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या बोलेंगे, ठीक है। तो 15 से 59 वर्ष के अंतर्गत जो भी जनसंख्या आएगी वो क्या होते हैं, कार्यशील जनसंख्या होती है। तीसरा जो वर्ग है वो क्या है, 60 से ऊपर, यानी 60 वर्ष से ऊपर। तो इस आयु वर्ग में वृद्ध जनसंख्या आती है, ठीक है। यानी जो वृद्ध जनसंख्या किसको बोलते हैं, 60 वर्ष जिसका उम्र पार कर चुका है उसको क्या बोलते हैं, वृद्ध जनसंख्या बोलते हैं। वृद्ध जनसंख्या कहने का मतलब ये हुआ कि 60 वर्ष के पार, चाहे वो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, मतलब पुरुष हो या फिर स्त्री हो, उनको क्या बोलेंगे, वृद्ध जनसंख्या बोलेंगे। तो 3 वर्ग हो गया। पहला वर्ग कितना है, 0 से 14, दूसरा जो वर्ग है 15 से 59, और तीसरा वर्ग जो है वह 60 वर्ष से ऊपर है, ठीक है। तो आयु संरचना में 3 वर्ग आते हैं। ये तीनों वर्ग को आपको अच्छी तरह से डिफाइन कर देना है, तभी आपका आयु संरचना का जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। आयु संरचना का क्या महत्व है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे, उसके बाद तीनों वर्ग को आप लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। लिंग अनुपात को आप कैसे मापेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिंग अनुपात का तो फॉर्मूला जानते हैं, उसको फॉर्मूला को बाद में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिंग अनुपात का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यानी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या, यानी स्त्रियों की संख्या, या फिर प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या को या फिर संख्या को क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है सेक्स रेशियो निकालने का, यानी लिंग अनुपात निकालने का। पहला जो फॉर्मूला है पुरुषों की जनसंख्या अपॉन स्त्रियों की जनसंख्या, यानी पुरुष की जनसंख्या को भाग दे देंगे स्त्रियों की जनसंख्या से, गुना कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, लिंग अनुपात निकल जाएगा। लेकिन भारत में उल्टा होता है, भारत में जो ये फॉर्मूला उल्टा लागू किया जाता है। भारत में लिंग अनुपात निकालने का क्या सूत्र है, लिंग अनुपात बराबर हो जाता है स्त्रियों की जनसंख्या बटे क्या हो जाएगा, पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो है मतलब लेडीज फर्स्ट होता है, यानी लेडीज को पहले रखा जाता है, हर चीज में लेडीज पहले। कहीं भी अगर बैंक में काम करने के लिए जाएंगे, वहां आपको लाइन लगना पड़े तो लेडीज को पहले लेडीज का काम पहले हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है मतलब एक तरह से याद रखने के लिए आपको बताते हैं, ठीक है। तो लिंग अनुपात जो है यहाँ जो है स्त्रियों की जनसंख्या को ऊपर रखेंगे, ठीक है, यानी पहले रखेंगे, उसके बाद रखेंगे पुरुषों की जनसंख्या को, उसके बाद क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, लिंग अनुपात निकल जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये पश्चिमी देशों में अप्लाइड किए जाते हैं, यानी वेस्ट कंट्री जो है वहां अप्लाइड किए जाते हैं। लेकिन भारत का जो लिंग अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्त्रियों की जनसंख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या, अपोन का मतलब होता है बटे, ठीक है। यानी अपोन पुरुषों की जनसंख्या इंटू कर देंगे 1000 से, ये क्या निकल जाएगा, लिंग अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है या फिर लिंग अनुपात क्या है, इस प्रकार आपको डिफाइन करना है, ठीक है। लिंग अनुपात निकालने का फॉर्मूला आप लिख देंगे, क्योंकि कैसे मापा जाता है मतलब आपको फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ठीक है। डायरेक्टली आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि लिंग अनुपात निकालने का सूत्र बताएं, या फिर लिंग अनुपात निकालने का सूत्र क्या है, या फिर लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, तो क्या फॉर्मूला से मापा जाता है, सूत्र से मापा जाता है, तो उस प्रकार आपको डिफाइन करना है, ठीक है। ये
तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। अब चलिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्न लिंग अनुपात वाले देश कौन से हैं, यानी जहां की लिंग अनुपात निम्न है, जहां की जो सेक्स रेशियो वो लो हो गया। ठीक है, बहुत सारे देश हैं, इसमें हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था कि निम्न लिंग अनुपात वाले जो देश हैं, भारत भी इसमें आते हैं, पाकिस्तान भी आते हैं, अफगानिस्तान, चाइना और सऊदी अरब आते हैं। ठीक है, यूएई में 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष दर्ज किया गया। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, वहां 100 पुरुषों पर कितना 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष जो है दर्ज किया गया, यानी 100 स्त्रियों की जनसंख्या है और वहां 100 स्त्रियों की जनसंख्या पर कितना पुरुष है, 311 पुरुष है। ठीक है, तो यहां जो है सबसे ज्यादा क्या है, एक तरह से लिंग है, निम्न लिंग अनुपात है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि निम्न लिंग अनुपात वाले देश कौन से हैं। भारत खुद देश है, उसके बाद इनके मतलब पड़ोसी देशों के नाम लिख देंगे और सऊदी अरब आ जाएगा। ठीक है, निम्न लिंग अनुपात वाले देशों के नाम लिखें या फिर निम्न लिंग अनुपात वाले देश कौन कौन से हैं उसका नाम लिखें। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विश्व में औसत लिंग अनुपात कितना है, यानी विश्व में औसत लिंग अनुपात जो है वह कितना है। तो विश्व में अगर देखा जाए तो औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 990 महिला है। कितना है, प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि साक्षरता से आप क्या समझते हैं, यानी लिटरेसी क्या होता है, साक्षरता किसको बोलते हैं। तो इसका जो अर्थ होता है पढ़ने लिखने की क्षमता से, यानी साक्षरता किसको बोलते हैं, पढ़ने लिखने की क्षमता, कैपेसिटी जो है उसी को क्या बोलते हैं, साक्षरता लिटरेसी बोलते हैं। यानी अलग अलग देशों में साक्षरता अलग अलग माना जाता है। साक्षरता जो है उसको जो निर्धारित किया जाता है हर एक देश का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि भारत में उसी व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो व्यक्ति अपने नाम को लिखने के साथ पढ़ने भी जानता हो, उसी को क्या बोलते हैं, भारत में साक्षर बोलते हैं। यानी भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने तथा पढ़ने योग्य हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, साक्षर माना जाता है। ठीक है, तो साक्षरता क्या होता है, साक्षरता का परिभाषा लिखेंगे और भारत में साक्षरता की दर कैसे मापी जाती है या फिर साक्षर किसको माना जाता है उसको भी आप लिख देंगे, तभी आपका साक्षरता का जो क्वेश्चन है वो फुलफिल हो पाएगा, उसका आंसर फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आंसर देना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया कि ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिंपल सी बात है, आप देखते हैं आपके नजरिए के सामने आप क्या देखते हैं, नगर में भी आप रहे होंगे या फिर शहर ग्रामीण में भी आप रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी आप रहे होंगे, क्या डिफरेंस है उसको आप लिख देंगे। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर आपको स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। जो भी जनसंख्या ग्राम में रहते हैं, गांव में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रामीण जनसंख्या बोलते हैं। और जो जनसंख्या नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नगरीय जनसंख्या बोलते हैं। यानी नगर में निवास करने वाली जनसंख्या नगरीय जनसंख्या, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, ये मेन डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आपको लिखना है। दूसरी बात क्या होती है कि ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात जनसंख्या की जीविका का आधार कृषि क्षेत्र होता है, कृषि होता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है लोग क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कृषि वाला काम करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उपज एक तरह से अनाज का उत्पादन करते हैं, यानी प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए रहते हैं। किसमें, ग्रामीण जनसंख्या में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या जो है प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यानी उनका जो बेस होता है, वह आधार जो होता है वह क्या होता है, कृषि होता है, उसी से वो क्या करते हैं, आय का अर्जन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरी बात ये, दूसरा तरफ आप हम ये लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि नगरीय जनसंख्या किस पर डिपेंड रहता है। तो नगरीय जनसंख्या की जीविका का जो आधार है वह व्यापार, उद्योग, धंधे तथा सेवाएं हैं। क्या है इसका आधार, व्यापार, उद्योग, धंधे तथा सेवाएं। यानी नगर में क्या पाया जाएगा, बिजनेस होता है नगर में, उद्योग धंधे भी होते हैं और सेवाएं यानी सर्विस भी होती है नगर में। ठीक है, नगर में तो कृषि होता नहीं है, तो कृषि जो है वह किस पर, मतलब ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी ग्रामीण जनसंख्या का आधार कृषि होता है और नगरीय जनसंख्या का जीविका का आधार क्या होता है, व्यापार, उद्योग, धंधे तथा सेवाएं होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो अंतर है, तीसरा डिफरेंस क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है तथा सामान्यतः आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ठीक है, यानी ग्रामीण जनसंख्या जो भी होती है उसका जीवन स्तर जो होता है थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि वहां ज्यादा पैसे नहीं कमाए जाते हैं। कृषि क्षेत्र से कितना पैसा आएगा, ज्यादा पैसा वो लोग कमा नहीं पाते, उनकी आय जो होती है निम्न स्तर की होती है, जिसके कारण वो जो होता है आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर ग्रामीण जनसंख्या हम लोग देख लिए, नगरीय जनसंख्या को देखिए, नगरीय जनसंख्या का जो स्तर होता है, जीवन स्तर, वो ऊंचा होता है। क्यों, क्योंकि ये सामान्यतः आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न कहने का मतलब ये हुआ कि आर्थिक रूप से ये किसी भी रूप से कमजोर नहीं होते हैं, मतलब इनका जो आय का जो स्तर होता है, यानी इनकम जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि ये लोग क्या करते, उद्योग धंधे करते, व्यापार करते, बिजनेस करते, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा पैसा है, उद्योग में भी बहुत ज़्यादा पैसा है, सर्विस में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो ये जो होते हैं नगरीय जनसंख्या आर्थिक
रूप से संपन्न होते हैं, इनका इनकम जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है, और ग्रामीण जनसंख्या का इनकम लेवल जो है वो क्या है, लो होता है, जिसके कारण वो आर्थिक रूप से कमजोर भी होते हैं। ये क्या है, मेन डिफरेंस है। मतलब ये मेन डिफरेंस आपको लिख देना है, अंतर आपको लिख देना है ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में। सबसे पहले ग्रामीण जनसंख्या किसको बोलते हैं, नगरीय जनसंख्या किसको बोलते हैं, वो बात को लिख देंगे। आर्थिक रूप से कौन क्या है वो बात को लिख देंगे। इन लोगों का जीवन का आधार यानी जो जीविका का आधार है वो क्या है उस बात को लिख देंगे। ये आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर बेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको आंसर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और विकास में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वृद्धि और विकास में जो अंतर है इसमें आपको अच्छी तरह से अंतर स्पष्ट करनी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ग्रोथ इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि को ग्रोथ बोलते हैं, डेवलपमेंट यानी विकास बोलते हैं, विकास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो वृद्धि की तरफ हम लोग एक पक्ष लिखते हैं, ठीक है। तो वृद्धि व्यक्तियों में मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, भार आदि में परिवर्तन। अगर किसी व्यक्ति की लंबाई अगर बढ़ रही है, किसी व्यक्ति की चौड़ाई घट रही है, या फिर किसी व्यक्ति की भार अगर बढ़ रही है, तो वहाँ क्या होगा कि हम लोग ये समझेंगे कि वहाँ वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, व्यक्ति में वृद्धि हो रही है, क्योंकि यह मात्रात्मक परिवर्तन है। ये क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। अब देखिए विकास को अगर देखेंगे तो विकास गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव चेंजेस है, ठीक है। ये क्या क्वालिटेटिव चेंज हो जाएगा, ये क्वालिटी में चेंज आता है। विकास में क्या होता है कि क्वालिटी में चेंज आता है और वृद्धि में क्वांटिटी में चेंज आता है, ठीक है। तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे व्यवहार में परिवर्तन, आपके व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपके चाल चलन में अगर परिवर्तन आ गया तो अच्छे चाल चलन आप सीख लिए, अच्छा व्यवहार आपका हो गया, तो वहां आपका क्या हुआ कि गुणात्मक परिवर्तन हुआ। ये क्या है, विकास है। व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनालिटी अगर विकसित हो रहा है, अच्छा पर्सनालिटी आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है आपके अंदर गुणात्मक परिवर्तन होता है, वो भी क्या है विकास के अंतर्गत आएगा। कार्य कुशलता यानी कोई भी स्किल्स को आप सीख रहे हैं, कोई भी स्किल आप सीख रहे हैं, कोई भी स्किल को आप प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह से आपके अंदर गुण लाता है, ठीक है। आपके अंदर गुण को मतलब बढ़ाता है, गुण में चेंजिंग लाता है, गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है आपके अंदर, ठीक है। तो वहां क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन जो है वो विकास है। विकास के अंतर्गत आता है गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। आदि परिमय परिवर्तन, व्यवहार, व्यक्तित्व, कार्य कुशलता, ये सब में जो परिवर्तन होता है वो विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। वृद्धि क्या है समझ गए, वृद्धि क्वालिटी में चेंज लाती, सॉरी वृद्धि के कारण क्वांटिटी में चेंज आता है, ठीक है। कितने लंबाई आपका हुआ, कितने आप चौड़ा हुए, कितने आपका वेट है, ठीक है। ये जो है क्वांटिटी क्वालिटी इसमें क्वांटिटी में चेंज लाता है वृद्धि, और विकास जो है क्वालिटी में चेंज लाता है। क्या लाता है, क्वालिटी में चेंज है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि वृद्धि संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है, स्टेप है। वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तनों से है। मैंने आप लोगों को बताया शारीरिक परिवर्तन होता है ना, शारीरिक परिवर्तन कैसे नहीं हुआ, लंबाई, चौड़ाई, भार आदि में परिवर्तन, ये तो क्या हो गया, शारीरिक परिवर्तन हो गया। तो ये वृद्धि जो है संपूर्ण विकास यानी पूरा विकास का एक छोटा सा स्टेप है, छोटा सा चरण है, ठीक है। वृद्धि का संबंध जो है शारीरिक परिवर्तनों से है, यानी फिजिकल चेंजिंग जो भी होती है आपके अंदर, मनुष्य के अंदर, वो जो है वो क्या है, वृद्धि है, ठीक है। यानी वृद्धि छोटा सा स्टेप है, किसका स्टेप है, छोटा स्टेप, संपूर्ण विकास का, पूरा डेवलपमेंट का। अब दूसरा तरफ हम ये लिखेंगे विकास व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को दर्शाता है। यानी विकास जो है कोई भी परिवर्तन हो, जैसे कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, मानसिक क्षमता में परिवर्तन होता है, आप अच्छे से अच्छे चीज सीख रहे हैं, अच्छे से अच्छे टेक्निकल मतलब टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो आपकी मानसिक क्षमता मतलब क्या हो रहा है, मानसिक क्षमता जो है बढ़ रहा है, ठीक है। आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज सीख रहे हैं, तो ठीक है, तो आपको क्या है, मानसिक जो है क्षमता वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व यानी एक तरह से विकास के अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्ति के विकास के अंतर्गत आ जाएगा। यानी विकास व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। कौन सा परिवर्तन को दर्शाता है, व्यवहार में परिवर्तन, मानसिक में परिवर्तन, मानसिक क्षमता में परिवर्तन, ये सब चीजें, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, ठीक है। वृद्धि की क्रिया जो है यह आजीवन नहीं चलती, क्योंकि वृद्धि जो है वह शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि क्या है, शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि कब तक होगा, जब तक आप मतलब छोटे बच्चे से यंग आएंगे, यंग से फिर आप वृद्ध में जाएंगे, ठीक है, यानी ओल्ड में जाएंगे। तो वहाँ क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन जो है जीवन भर नहीं होता। वृद्धि की क्रिया जो है आजीवन नहीं चलती है, मतलब हमेशा फिर ये डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। वृद्धि जो है हमेशा नहीं चलता, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास जो है हमेशा होते रहता है।
विकास क्या होता है, हमेशा होते रहता है। सतत मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। जैसे कि मानसिक विकास हमेशा होता है ना। एक बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है हर दिन। एक बूढ़ा आदमी भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है। एक वृद्ध जो व्यक्ति होता है वो भी हमेशा कुछ ना कुछ जीवन भर सीखते रहता है, ठीक है। उनका मानसिक विकास थोड़ा बहुत होते रहता है। तो ये सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। कार्य कौशल का विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। तो वृद्धि जो है वह आजीवन नहीं चलती है और विकास जो है आजीवन चलती है, मतलब हमेशा चलने वाली सतत प्रक्रिया। अब नेक्स्ट अंतर देखिए, वृद्धि का मापन सरल है। वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, कितना लंबाई आपका बढ़ा। शारीरिक परिवर्तन से रिलेटेड है वृद्धि, हम लोगों ने पहले ही कवर किया, इसको पहला ही पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। शारीरिक परिवर्तन अगर होगा, लंबाई अगर बढ़ेगा तो हम लोग माप सकते हैं ना। अगर किसी का वेट बढ़ेगा तो हम लोग माप सकते हैं ना। तो वृद्धि जो है, वृद्धि का मापन सरल है, उसको आसानी से हम लोग माप सकते हैं। लेकिन विकास को मापना कठिन हो जाता है। आपके अंदर कितना विकास हुआ, आप कितना चीज को मतलब सीखे, आपकी मानसिक क्षमता कितना विकास हुआ, इसको मापने के लिए आपको आपका एक तरह से ये इसको मापना एक तरह से कठिन है, ठीक है। यानी गुणात्मक परिवर्तन, आपके अंदर कौन कौन सा गुण आ गया, आप क्या क्या चीज सीख लिए, तो थोड़ा इसको मापना जो है कठिन होता है, ठीक है। इसको मापना कम्प्लेक्स वाला काम है, इसको मापना कठिन होता है। तो विकास को मापना क्या है, कठिन है, जबकि वृद्धि को मापना सरल है। वृद्धि क्या है, शारीरिक परिवर्तन है। शारीरिक परिवर्तन क्या है, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन, लंबाई बढ़ना घटना, चौड़ाई बढ़ना घटना, वेट बढ़ना या घटना, तो इसको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। विकास क्या होता है, गुण में परिवर्तन लाता है। आपके अंदर क्या गुण आया उसको थोड़ा सा मापना कठिन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए और पहला नेक्स्ट पॉइंट है कि वृद्धि के साथ साथ विकास होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। वृद्धि अगर हो रही है तो वहाँ विकास होना कोई जरूरी नहीं है। अब वृद्धि किस तरफ हो रहा है, विकास जो है सकारात्मक पहलू है। विकास जो है वह सकारात्मक पहलू को दिखाता है, यानी विकास के कारण मनुष्य में सकारात्मक गुण आते हैं, सकारात्मक चेंजिंग आता है, सकारात्मक पॉजिटिव चेंजिंग आता है, ठीक है। और वृद्धि हो रही है और उसी दिशा में वृद्धि हो रही है जिस दिशा में एक तरह से विकास भी हो रहा है, ठीक है। यानी वृद्धि के साथ साथ विकास का होना भी जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए लास्ट पॉइंट है कि विकास वृद्धि के बिना संभव है, ठीक है। विकास जो है वो वृद्धि के बिना संभव है, ठीक है। वृद्धि जो है आप अब देखिए आप क्या हो गए, पूरा यंग हो गए, आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो वहाँ आपका वृद्धि हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन आपका मानसिक विकास बढ़ रहा है, आप अच्छे से अच्छी चीज हर दिन सीखते जा रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है, मानसिक विकास तो एक प्रकार का विकास हुआ। तो विकास हो रही है लेकिन आपकी वहाँ वृद्धि लंबाई जो वो रुक गई है, ठीक है। तो विकास वृद्धि के बिना संभव है, विकास होगा लेकिन वृद्धि जो है वो किस पर डिपेंड है, वृद्धि किसी पर एक तरह से विकास किसी पर एक तरह से डिपेंड नहीं है, जबकि वृद्धि जो है वो एक तरह से रुक जाता है। यानी वृद्धि मतलब अपने आप में एक अलग पक्ष है, छोटा सा स्टेप है। विकास का कोई लेना देना नहीं है वृद्धि से, वृद्धि हो या ना हो लेकिन विकास होते रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर 5 मार्क्स का कि वृद्धि और विकास में अंतर को स्पष्ट करें। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करें। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा साक्षरता क्या है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा विश्व में औसत लिंग अनुपात क्या है, निम्न लिंग अनुपात वाला देश कौन कौन से हैं, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आयु संरचना क्या है, आयु संरचना के आधार पर कितने वर्गों में जनसंख्या को बांटा गया है, 3 वर्ग, बाल वर्ग, उसके बाद क्या है कार्यशील जनसंख्या वर्ग, उसके बाद है वृद्ध वर्ग, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। टोटल हम लोगों ने 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा। फिर हम लोग चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास, ठीक है। मानव विकास भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का यानी बुक 2 का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो जो थ्योरी को कवर नहीं किया तो प्लीज कर लें, ठीक है। इस तरह से आप लोग बने रहिए और वीडियो को जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।